चल देखो तो बेटा, डिप्रिसिएशन ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। सीएमए इंटर का ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है, राइट? आ जाओ सब लोग साथ में रहना बेटा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या देख लिया था डिप्रिसिएशन में? सबसे पहले हमने देखा था मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, राइट? क्या था बेटा? डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, नॉट रियलाइजेबल वैल्यू, नॉट प्रेजेंट वैल्यू, इट इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू। किसका बुक वैल्यू? असेट्स का। कौन सी असेट्स? डिप्रिसिएबल असेट। कौन है डिप्रिसिएबल असेट? वो जो ये चारों कंडीशन फुलफिल करती है ना। यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। और बुक वैल्यू का मतलब क्या है? कॉस्ट माइनस, बोलो बेटा, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट। ये चारों कंडीशन देख लिया था। डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है? इसका इंपैक्ट क्या होता है आपके कैश और प्रॉफिट के ऊपर, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने ये देख लिया था बेटा, बेसिकली दो अकाउंटिंग मेथड है। पहली चार्ज टू असेट और दूसरी मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के केस में आप अगर असेट सेल करते हो, अगर आपने डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग वाला कौन सा मेथड यूज किया? मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो वहां पे आप लोगों को मालूम है एसेट हर बार ग्रॉस वैल्यू पे दिखेगी क्या? अभी एसेट को बेचना है तो ये एसेट तो ग्रॉस वैल्यू पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी। कितनी? 100। अब 100 उसकी वैल्यू थोड़ी है आज की वैल्यू तो क्या है? 90 है। 10 का डिप्रिसिएशन है। तो असेट अगर असेट डिस्पोजल में गई तो उसके पीछू पीछू उसका डिप्रिसिएशन भी असेट डिस्पोजल में जाएगा। यस और नो? सो ये सब लफड़ा कहाँ पे है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अगर इस मेथड से आपने अकाउंटिंग किया है तो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं आता था, राइट? चलो बेटा आगे। ये समझ में आया किसी बच्चे को? इसमें कोई डाउट बेटा? एनीबडी? सब लोग साथ में? अच्छा, आप घर पे सेम डे रिवाइज कर रहे हो ना? देखो, पढ़ाई करने वाला बच्चा पास नहीं होता है, रिवीजन करने वाला बच्चा पास होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में। सो ऐसा बोलते हैं, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सो रिवाइज बार बार करना। पढ़ाई हर एक बच्चा करता है, इसीलिए वो इंटर में है, वरना वो इंटर में आता ही नहीं था। तो जो बच्चा रिवाइज करता है पास, जो बच्चा बार बार रिवाइज करता है एग्जाम्शन हर सब्जेक्ट में, जो बच्चा और ज़्यादा रिवाइज करता है मेरिट, जो बच्चा रिवाइज नहीं करता है फेल। सो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जो पढ़ाई नहीं करता, हर एक बच्चा पढ़ाई करता है। बस इतना है कि जो रिवाइज नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, जो रिवाइज करेगा वो पास, जो बार बार रिवाइज करेगा मेरिट। तो सारा खेल रिवीजन का है। अल्टीमेटली एग्जाम में आप क्या करते हो? एग्जाम में आपने जो कुछ पढ़ा है बस आप वही उल्टी करके आते हो ना, और उसको नया करने वाले हो गया। जो आपने पढ़ा है वो आप रिकॉल करते हो, और रिकॉल कब होगा एग्जाम में? जब आपने रिवाइज किया होगा बार बार, है ना? और दूसरी एक और चीज, एग्जाम के 2 दिन पहले आप लोग सारा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले रिवाइज नहीं किया। आप अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम के 2-4 दिन पहले पढ़ोगे तो होगा क्या? एक टॉपिक भी नहीं होगा। इसीलिए अभी बार बार रिवाइज करो, डेली बेसिस पे रिवाइज करो। आपको पता भी नहीं चलेगा, डेली बेसिस पे आप रिवाइज करोगे तो आपकी 15-20 रीडिंग हो जाएगी एग्जाम के पहले। तो वो बच्चा फेल नहीं हो सकता। बस वही एक चीज है, ये लिख करके रखना, है ना? पढ़ाई हर एक बच्चा करता है, जो रिवाइज करता है वो अच्छे नंबर से पास हो जाता है। तो वो एक चीज हर दिन याद रखना। हाथ पे कहीं तो डॉट बना करके रख दो, मिरर पे लिख करके रख दो, जहाँ पे आपका ध्यान बार बार जाता है। बैग के ऊपर लिख करके रख दो, है ना? सिर्फ बाहर भी लिख दिया तो भी आपको ये चीज की याद दिला देगा कि रिवाइज करना है। बच्चे इनफैक्ट ये तक भूल जाते कि वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जो बच्चे कोई दूसरे शहर से या पुणे आए पढ़ने के लिए, उनका ऑब्जेक्टिव पहले दिन बहुत क्लियर रहता है पढ़ाई, पर बाद में धीरे धीरे वो भूल जाते हैं कि वो पढ़ाई करने के लिए आए हैं। फिर उनके लिए पढ़ाई सेकेंडरी हो जाती है। बाकी प्राइमरी सारी दोस्त यारी रिश्तेदारी जो अभी यहाँ पे पुणे में आने के बाद बनी है वो। तो वो एक चीज ध्यान रखना, रिवीजन ये वर्ड लिख करके रखना। सो कीप रिवाइज, कीप रिवाइज, कीप रिवाइज, कीप रिवाइज, बार बार रिवाइज करते रहो। जो मैं एकदम ओन एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सी और CS फाइनल के समय। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना पेपर के समय आप रिलैक्स रहोगे, और एकदम आसानी से, जैसे वो बोलते हैं ना पानी कैसे फेंका और बह गया, बस उतनी आसानी से पास हो जाओगे। तो आपको पास होने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना माथे पे शिकंज आएगी, ना चश्मे लगेंगे, ना स्ट्रेस आएगा, ना BP, ना कुछ। एकदम आसानी से, लाइक 10th, लाइक 12th, लाइक CMA। यस और नो? तो CMA इंटर हो चाहे फाइनल हो। सो रिवीजन का ध्यान रखना बेटा।
आ जाओ, उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। बस इतना ही देखा था ना हमने। चलो आ जा बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे बेटा, मुन्ना ध्यान दो। सो डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था। कुछ यूजफुल टर्म्स हम लोग देख लेते हैं, प्लीज ध्यान देना सब लोग। सबसे पहली चीज है बेटा अमोर्टाइजेशन, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से सुनना। बेसिकली है ना, टेंजिबल फिक्स असेट डिप्रिसिएट होती है, बट जो इंटेंजिबल असेट होती है ना, तो वो क्या होती है, अमोर्टाइज होती है। क्या लिखना है, बस इतना ध्यान देना। सो अमोर्टाइजेशन ये किसका होता है, ऑफ इंटेंजिबल असेट। सर इसका मतलब ये इंटेंजिबल असेट वाला डिप्रिसिएशन है क्या? हाँ, इंटेंजिबल असेट डिप्रिसिएट हो गई ऐसा नहीं बोलते। इंटेंजिबल असेट डिप्रिसिएट होती है तो टेक्निकली उसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइज हो गई। सो टेंजिबल असेट की बुक वैल्यू कम होती है तो बोलते हैं डिप्रिसिएट हुई, इंटेंजिबल असेट की बुक वैल्यू कम होती है तो बोलते हैं अमोर्टाइज हुई, है ना। इंटेंजिबल सेट, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारी इंटेंजिबल असेट की बुक वैल्यू कम हो रही है, मतलब गावरान भाषा में इंटेंजिबल असेट के डिप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, राइट। देखो ध्यान देना, सर अमोर्टाइज करना मतलब क्या करना, मीन्स टू राइट ऑफ सच असेट। सच मीन्स विच असेट्स, इंटेंजिबल। सर राइट ऑफ करना मतलब क्या करना, चार्ज टू रेवेन्यू, मीन्स चार्ज टू रेवेन्यू मीन्स नर्क में डाल दो, P&L अकाउंट के डेबिट में डाल दो, यस और नो। जैसे मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, अब उस गुडविल को आज नहीं तो कल मुझे क्या करना होगा, राइट ऑफ। रीजन बताता हूं, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है, आप आपके बैलेंस शीट में ऐसी एसेट दिखाओ हमेशा के लिए जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। देयरफॉर हर इंटेंजिबल असेट को आपको ओवर द टेन्योर, ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ और ओवर इट्स यूजफुल लाइफ आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है, धीरे धीरे कम करना है। जैसे कार खरीदा 10 लाख की, 10 साल यूजफुल लाइफ है, तो हर साल आप 1-1 लाख रुपए से राइट ऑफ करते हो, उस राइट ऑफ को आप लोग क्या बोलते हो, डिप्रिसिएशन। तो वैसे ही इंटेंजिबल असेट को भी आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है, हर साल P&L के डेबिट में ट्रांसफर करना है, मतलब वो क्या हो रही है, अमोर्टाइजेशन। यस और नो, सिंपल है, पक्की बात। सर ये राइट ऑफ क्यों करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 ने बोला। किसने बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। ये कहता है कि कोई भी इंटेंजिबल असेट आप आपके बुक्स में 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं दिखा सकते। हाँ, बट अगर आपके पास ऐसा कोई लीगल एविडेंस है कि वो असेट 12 साल, 15 साल, 20 साल तक चलने वाली है, तो उस केस में आप मोर देन 10 ईयर दिखा सकते हो। अदरवाइज, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, कोई भी इंटेंजिबल असेट आप मैक्सिमम कितने पीरियड तक दिखाओगे, 10 साल तक, 10 साल से ज्यादा नहीं, है ना, मैक्सिमम 10। अब सर कोई इंटेंजिबल असेट की लाइफ 5 साल ही है, तो जैसे मैंने सरकार से रेडियो चैनल ऑपरेट करने का लाइसेंस लिया, इंटेंजिबल असेट है, उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो वहां पे 10 साल नहीं, वहां पे कितना, 5। सो मैक्सिमम 10 है। बट अगर आपने सरकार से एयरपोर्ट लैंडिंग लाइसेंस ले लिया है ना, आपने एक जमीन है आपके पास, उसके ऊपर फ्लाइट लैंड कर सकती है, आपने उस हिसाब से बनाया, तो वहाँ पे लैंडिंग लाइसेंस ले लिया आपने, वो लैंडिंग लाइसेंस था 25 साल का, तो यस वो लाइसेंस की यूजफुल लाइफ कितनी हो जाएगी, 25 साल। सो अगर आपके पास लीगल एविडेंस है कि 10 साल से ऊपर तक उसकी यूजफुल लाइफ है, तो आप दिखाओ, अदरवाइज मैक्सिमम 10 साल और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। यस और नो। चलो आगे, ये किसने बोला बेटा, AS26 ने। सो AS26 कहता है एज पर AS26 का नाम है इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट ये कहता है मैक्सिमम टेन्योर कितना रहेगा उसका, 10 ईयर, है ना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। बरोबर, जो मैंने लिख करके दिया बस ये चीज लिख लेना, है ना, जो मैंने लिख करके दिया है ना उतना ही, जो प्रिंटेड पार्ट है वो लिखने की जरूरत नहीं है।
बरोबर है? यस बेटा, अब भैया ध्यान दे, क्या बोला बेटा मैंने? इंटेंजिबल असेट की बुक वैल्यू को हमें उसके टेन्योर पे राइट ऑफ करना है, यस और नो? और ये किसने बोला बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 बोलता है कि आप आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में परमानेंटली कोई इंटेंजिबल असेट शो नहीं कर सकते. यू हैव टू राइट ऑफ सच इंटेंजिबल असेट और यू हैव टू अमोर्टाइज सच इंटेंजिबल असेट ओवर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम 10 ईयर, उससे ज्यादा नहीं. क्लियर? चलो आगे लिखो बेटा. UOSG अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो मैक्सिमम 10 ईयर. UOSG, VOSG नहीं है. What is written off? Means written off such asset or means charge to revenue. चार्ज टू रेवेन्यू, राइट ऑफ करना मतलब रेवेन्यू को चार्ज करना, मतलब P&L के डेबिट में लिखना. यस और नो? ओके. स्कृति समझ में आया बेटा? ओके, लिखा बेटा? पक्का? ओके, आ जाओ. नेक्स्ट है डिप्लेशन. डिप्लेशन क्या होता है बेटा? अच्छे से ध्यान देना, है ना? प्लीज ध्यान दे दो. डिप्लेशन बेसिकली दिस इज वन ऑफ द, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, लिख लो सब लोग, लिखो लिखो. डिप्लेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. डिप्लेशन DEPLETION, डिप्लेशन इज वन ऑफ द, यस बेटा, हाँ रुकता हूं, लिखो लिखो आराम से लिखो. डिप्लेशन इज, लिख मुन्ना, वन ऑफ द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. नीचे के लाइन में दूसरा पॉइंट, नीचे के लाइन में लिखना, यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग amount of depreciation, calculating amount of depreciation for कौन सी एसेट के लिए? डिप्लेटिंग, DEPLETING. एक बार फिर से बता रहा हूं, डिप्लेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. दूसरे पॉइंट में यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर डिप्लेटिंग असेट. तीसरे पॉइंट में लिखो एग्जाम्पल. कौन सी असेट है? कोल माइन, गोल्ड माइन, ऑयल वेल. कोल माइन कोयले की खान, सोने की खान, हीरे की खान, तेल का कुआं. ऑयल वेल. क्वेरीज, ये भी लाइक खान ही होता है, इसमें जमीन के नीचे से और निकालते, उसको प्यूरिफाई करके क्या क्या मेटल निकालते, उसी टाइप का कुछ है, ठीक है. एंड सिमिलर असेट्स, है ना, लिख लिया. ब्रैकेट में लिखना आगे, सिमिलर असेट्स एंड सिमिलर असेट्स ब्रैकेट में लिखना. इनको हम लोग प्यार से वेस्टिंग असेट बोलते हैं. ब्रैकेट में क्या लिखना? वेस्टिंग असेट, WASTING, वेस्टिंग. VEST नहीं, WASTING, वेस्टिंग असेट्स. वेस्टिंग असेट मतलब क्या होता है सर? ऐसी असेट जो यूज करने के बाद फिजिकली कम हो जाती है, जो यूज करने के बाद फिजिकली कम हो रही है. जैसे कोयले की खान से कोयला निकाल लेते हैं तो फिजिकली कम हो जाता है ना. ये फैन फिजिकली कम होगा कि 100 साल भी लटका रहा तो इसके 3 ही बत्ते रहेंगे, ये फिजिकली कम नहीं होगा. बट वेस्टिंग असेट क्या होती है? फिजिकली कम हो जाती है. ऐसी असेट को वेस्टिंग असेट बोलते हैं. सो आसान भाषा में ये वाली जो मेथड है वो वेस्टिंग असेट के लिए है, यूजफुल फॉर वेस्टिंग असेट.
डिप्लेशन मेथड इज, एग्जाम में एमसीक्यू आता है, डिप्लेशन मेथड इज यूजफुल फॉर प्लांट एंड मशीनरी, कार, बिल्डिंग, ऑयल वेल, ऑयल वेल, बरोबर है क्या? उसके बाद ऑब्सोलेंस, चल अच्छे से ध्यान देना, ऑब्सोलीट होना मतलब क्या? ऑब्सोलेंस लिखो बेटा, लिखो, पहले वर्ड लिख लो, OBSOLESCENCE, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जैसे आप लोगों को मालूम है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जिस दिन से सैमसंग का टच स्क्रीन वाला फोन आया है, वो बटन वाले फोन कहीं देखने मिलते हैं क्या? ऑब्सोलीट हो गए, काल बाह्य हो गए, सर्कल के बाहर हो गए, चलना बंद हो गए। हाँ, बहुत कम लोगों के यहाँ दिखेंगे। जब से फ्लोर मिल आ गई है, कभी किसी के घर पे वो हाथ चक्की जो हाथ से आटा पीसते थे पहले, आपके दादा दादी को पूछना एक बार, उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको? जात, जात बोलते हैं ना, जात, है ना? मेरे घर पे मेरी दादी पीसती थी, और अगर मेरे पापा ने एक रोटी भी झूठी डाल दी है तो इतनी जान जलती थी, दादी बहुत गालियां मारती थी पापा को। तुम सोचो ना, एक रोटी झूठी डाल दी है, क्योंकि वो एक रोटी का आटा पीसने के लिए कितना टाइम लगा होगा, और वो एक रोटी झूठी डाल रहे, कुत्ते को डालना पड़ रहा है, मतलब मेहनत कितनी वेस्ट हो गई, है ना? तो वो हाथ चक्की रहती थी, हाथ से आटा पीसते थे। अब वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, अब फ्लोर मिल आ गई, 2 मिनट के अंदर में 5-10 किलो भी पीस जाता है, यस और नो? तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने टेक्नोलॉजी वाली असेट ऑब्सोलीट हो जाती है, काल बाह्य, सर्कल के बाहर हो जाना। एक बच्ची बोल रही सर मेरे घर पे अभी भी है, हाँ अब वो सबके घर पे होता है, लेकिन बस वो पूजा करने के लिए, वो दिवाली दशहरा सन त्योहार के समय बस पूजा करते हैं ना, एक्चुअल में बहुत कम लोग यूज करते हैं, मेरे ख्याल से कोई यूज ही नहीं करता होगा। कितना टाइम लगता है उसमें आटा पूछने के लिए, और मेहनत भी बहुत लगती है ना, यस और नो? सो अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली असेट ऑब्सोलीट हो जाती है। सो ऑब्सोलेंस के रीजन क्या क्या है? एक तो न्यू टेक्नोलॉजी आ जाना, या फिर लीगली कोई चीज बैन हो जाना। पहले वो राजदूत गाड़ी आती थी, वो दूध वाले भैया के पास होती थी ब्लैक कलर की, वो बैन हो गई है, क्योंकि वो गाड़ी की खासियत थी, वो घासलेट पेट्रोल डीजल किस पे भी चलती थी, पोल्यूशन बहुत होता था भयंकर, तो वो गाड़ी बैन कर दी, अब नहीं बनती वो गाड़ी, तो वो भी क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई, है ना? सो नई टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी एसेट ऑब्सोलीट होती है, या लीगल चेंजेस की वजह से एसेट ऑब्सोलीट होती है, या नई प्रोडक्शन मेथड आ गई तो भी एसेट ऑब्सोलीट हो जाती है। जैसे फ्लोर मिल, नया प्रोडक्शन का मेथड आ गया तो पुराना वाला मेथड जो एसेट में यूज होता था वो एसेट ऑब्सोलीट हो गई। या फिर कोई प्रोडक्ट के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे बटन का फ़ोन मैन्युफैक्चर करने वाली जो मशीन है अब ऑब्सोलीट हो गई, क्योंकि बटन वाले फ़ोन की डिमांड कम हो गई, तो जिस मशीन में बटन वाले फ़ोन बनते थे वो मशीन ऑब्सोलीट हो गई। समझ में आया क्या? जिस मशीन में बटन वाले फ़ोन बनते, क्योंकि डिमांड चेंज हो गया ना। सो डिमांड चेंज होने की वजह से, लॉ में चेंजेस आने की वजह से, नई प्रोडक्शन मेथड आने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, इसमें से कोई भी रीज़न की वजह से अगर पुरानी एसेट चलना बंद या यूजफुलनेस उसका खत्म हो जाता है, क्या बोला मैंने? उसका यूजफुलनेस खत्म हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं टेक्निकली वो एसेट ऑब्सोलीट हो गई। सो लिखो ऑब्सोलेंस के आगे, इट इज द लॉस इन यूजफुलनेस, इट इज द लॉस इन यूजफुलनेस, इट इज द, लिखना बेटा, लॉस इन यूजफुलनेस ऑफ द एसेट्स, it is the loss in usefulness of the asset, may be because of, loss in usefulness of assets के बाद कॉमा आगे, may be because of new innovation and technology, may be because of new innovation, INNOVATION, new innovation and technology, और लीगल चेंजेस, और लिखो बेटा, और न्यू प्रोडक्शन मेथड्स, और चेंजेस इन डिमांड्स,
एक्सेट्रा। बरोबर है। तो ये सारी एसेट क्या हो जाती है, इनमें इसमें से कोई भी एक कारण की वजह से चलना बंद हो गई, उस यूजफुलनेस कम हो गया है। अब देखना बेटा, जैसे मैंने अभी अभी नोकिया का फोन मैन्युफैक्चर करने की, बटन वाले फोन मैन्युफैक्चर करने की मशीन ली। मशीन नहीं है, बट पता चला मार्केट में तो हर कोई टच स्क्रीन के फोन यूज कर रहा है। बोलो वो मशीन का यूजफुलनेस मेरे लिए है क्या? मशीन नहीं है, बट फिर भी अब मेरे लिए उसका यूजफुलनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि मशीन पुरानी हो गई, मशीन पुरानी हो गई इस कारण से अगर वो चलना बंद होती थी तो उसको डायलापिडिएशन बोलते हैं। यस और नो? देखो अगली टर्म, यहां पे मशीन नहीं है बट फिर भी यूजफुलनेस खत्म हो गया। हाँ, मशीन पुरानी होने की वजह से अगर चलना बंद हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? देखो जरा, लिखो फटाफट से, है ना? स्पेलिंग ध्यान रख लेना, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे प्रोनाउंस कर सकते हो। कुछ लोग इसको डिलापिडेशन बोलते हैं, डायलापिडेशन बोलते हैं। सर डायलापिडेशन बेसिकली क्या है? अभी बताए ना, असेट पुरानी होने की वजह से यूजफुलनेस खत्म हुआ, डायलापिडेशन। असेट के लिए नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी रिप्लेसमेंट में नई असेट आ गई, इस कारण से असेट का यूजफुलनेस कम हुआ, ऑब्सोलेंस। सो नई असेट ऑब्सोलीट हो सकती है क्या? यस। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपकी रातों रात जो असेट आपके पास है वो ऑब्सोलीट हो सकती है। लेकिन ये जो अगली टर्म है डायलापिडेशन, इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे असेट, यहाँ पे भी असेट का यूजफुलनेस कम हो रहा है, दोनों केस में यूजफुलनेस कम हो रहा है। ए मुन्ना देख, इस केस में भी यूजफुलनेस खत्म हो रहा है, इस केस में भी यूजफुलनेस खत्म हो रहा है। इस केस में यूजफुलनेस जो खत्म हो रहा है मे बी बिकॉज ऑफ न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्शन मेथड, चेंजेस इन डिमांड। यहाँ पे असेट नहीं होने के बावजूद भी, न्यू ब्रांड न्यू असेट होने के बावजूद भी ऑब्सोलीट हो सकती है क्या? यस। आपने कोई तो एक बाइक परचेस किया और अगले दिन सरकार ने वो बाइक स्ट्रिक्टली यूज करना और मैन्युफैक्चर करना दोनों बैन कर दिया। बोलो एक रात में आपकी वो असेट क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई। लेकिन डायलापिडेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी असेट का यूजफुलनेस कम हो रहा है, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ओल्ड एज और लॉन्ग यूज। दोनों फर्क समझ में आया? सो यहाँ पे नीचे भी लिख लो, रिडक्शन इन द यूजफुलनेस बिकॉज ऑफ इट्स, रिडक्शन इन द यूजफुलनेस बिकॉज ऑफ इट्स ओल्ड एज और लॉन्ग यूज। ओल्ड एज और लॉन्ग यूज, राइट? डन। उसके बाद नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी देख लिया, लिख लिया, फिर से देखने की जरूरत है क्या? एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, यस और नो? आ जाओ, ये अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट अभी देखने की जरूरत नहीं है, है ना? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 के अंदर में डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में डिप्रिसिएशन का दिया हुआ है ट्रीटमेंट। सर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आया तो एक बार बता दो। सुनना जरा, देखो ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। पहले मैं बस इस गली में मेरी दुकान थी और मैं बस यहीं बिजनेस करता था। उसके बाद मैंने मेरा धंधा और बढ़ाया, अब मेरे कस्टमर बाजू की गली में भी है, और धंधा बढ़ाया, दूसरे सिटी में भी है, और धंधा बढ़ाया, दूसरे स्टेट में भी है। गली, गली 1, गली 2, फिर अदर सिटी में भी हो गया, अदर स्टेट में भी हो गया, और धंधा बढ़ाया, दूसरे कंट्री में भी अब मेरा बिजनेस मैं कर रहा हूँ, और बिजनेस बढ़ाया, बहुत सारी कंट्रीज में मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ। यस और नो? कंट्री 1, कंट्री 2। अब हुआ क्या, अब अगर ऐसी कोई कंपनी जो मल्टीनेशनल है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में उसका कारोबार फैला हुआ है, तो उस कंपनी को उस कंट्री के लॉ के साथ भी डील करना है जिस जिस कंट्रीज में उसका बिजनेस है। अब जैसे अमेज़ॉन की अगर मैं बात करूं तो अमेज़ॉन का बिजनेस नियर अबाउट इस वर्ल्ड के हर कंट्री में है। सो अमेज़ॉन का बिजनेस इंडिया में भी है,
तो अमेज़ॉन को जब इंडिया में जो उसका बिजनेस चल रहा है उसको जो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। अमेज़ॉन का एक ऑफिस चाइना में भी है, वहाँ पे भी बिजनेस कर रहा है, तो चाइनीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। उसका एक ऑफिस यूके में भी है, तो यूके के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। मतलब सोचो, अमेज़ॉन आपको खुशियों की डिलीवरी नहीं दे पाता था, वो सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाते बैठता था साल भर। अगर हर कंट्री के फिनेंशियल स्टेटमेंट उस कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करके अगर प्रिपेयर करने की बात आ जाए तो आपका साल भर तो उसी में चला जाएगा। तो इस झंझट से बचाने के लिए कौन आया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर दिए तो आपको हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर लाइक ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपने ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए तो वो चाइना में भी चल जाएंगे, यूके में भी चल जाएंगे, यूएस में भी चल जाएंगे, इंडिया में भी चल जाएंगे। सो यू नीड नॉट टू प्रिपेयर अ सेपरेट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री। यस और नो? समझ में आया? सो क्यों आया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अब कॉमन सेंस है, हर एक कंपनी के लिए अप्लीकेबल रहेगा क्या? नो। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड पार्ट आएगा तब हम लोग देखेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। लेकिन हम इंडिया वालों के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है मालूम है क्या? इंड एएस। बाकी बाहर की दुनिया वालों के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? आईएफआरएस, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो बाहर वालों के लिए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस है, बाहर वालों के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी आईएफआरएस है। हम इंडिया वालों के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी क्या है? इंड एएस। अंदर की बात बताऊं, इंड एएस और आईएफआरएस दोनों सेम ही है 97%। इंड एएस इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट वर्जन ऑफ आईएफआरएस। ये बोलना ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा बोलना चाहिए इंड एएस हम लोग आईएफआरएस से प्रेरित होकर के बनाए हैं। कॉपी पेस्ट बोलना गलत हो जाएगा ना, आईसीएआई नाराज हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यस और नो? सो हम किससे प्रेरित हुए? आईएफआरएस से। सो इनफैक्ट नाम नंबर तक सेम है। यस और नो? सो नियर अबाउट 97%। सर वो 3% ही क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ के हम लोगों को लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। इधर का लीगल रिक्वायरमेंट, इधर का बिजनेस एनवायरमेंट, इधर का लीगल एनवायरमेंट है ना, इधर का इकोनॉमिक एनवायरमेंट, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 2-3% के चेंजेस किए। सो आज के बाद आप लोगों के लिए, अगर आप इंडिया में हो तो आपके लिए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? इंड एएस। और अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आपके लिए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? आईएफआरएस। और एक बार अगर आपने ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लिए तो आपको हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया सभी को? पक्की बात? आ जाओ। ये सर कहाँ से आए आईएफआरएस? एक लंदन बेस्ड ग्रुप है, लंदन यूके। यस और नो? सो वहाँ से आईएफआरएस आया हुआ है। देखेंगे आगे, आ जाओ आगे। कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन देखा बेटा हमने, फिर से देखने की जरूरत है क्या? है ना? डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ असेट मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस और नो? सो वही सारी चीज है, वेयर एंड टेयर, डिप्लेशन और एग्जॉस्टन। डिप्लेशन मतलब क्या है बेटा? असेट डिप्लेट हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, यूटिलिटी उसकी खत्म हो गई। कुछ इंटरनल कॉजेस है, कुछ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब अभी नया सेट खरीदा और सरकार ने बोला BS6 इंजन, BS4 इंजन बंद, यूज भी नहीं करेगा कोई। बोलो क्या हो गई? ऑब्सोलेंस। ये हमारे हाथ में था क्या? नो। ये एक्सटर्नल और इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस का एक और एग्जांपल है, आपके पास जो असेट है, उस असेट से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड खत्म हो गया है ना। मान लो एक कोई असेट है, उससे मैं गुटखा पान मसाला बना रहा हूँ, मशीन है, उससे गुटखे की पुड़िया बना रहा हूँ छोटी छोटी, और वो बेच रहा हूँ। सरकार ने गुटखा बैन कर दिया। बोलो इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी लीगल चेंजेस आ गए। बोलो मशीन की यूजफुलनेस, यूटिलिटी बची क्या? नो। वो असेट खत्म हो गई। क्या हो गई? ऑब्सलीट हो गई। यस और नो? भले हाँ नई असेट थी, सब कुछ ठीक है, बट अब लीगल चेंजेस आ गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स है।
यस और नो? अब वो असेट की यूजफुलनेस खत्म हो गई, ओल्ड एज की वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू लीगल चेंजेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो असेट क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। ऑब्सोलेंस ये एक्सटर्नल फैक्टर है। उसके बाद इनएडिक्वेसी, ये भी क्या है बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर है। क्या है बेटा, देखना जरा, चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज मे लीड टू डिस्कार्डिंग एन असेट। बोलो तो बेटा क्या चीज है, चेंजेस इन लाइक डिमांड। हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड ही नहीं बचा, तो पहले हम लोग जो रोज का 10,000 पैकेट बनाते थे, अब रोज का 1,000 ही बना रहे, बरोबर है क्या? स्केल ऑफ प्रोडक्शन मेरा क्या हो गया, 10,000 से 1,000 हो गया, कम हो गया ना, तो भी वो असेट का यूजफुलनेस कम हो गया। क्लियर है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है। टाइम एलिमेंट है, ये तो हर किसी को मालूम है, धीरे धीरे हर चीज पुरानी बूढ़ी होने वाली है, ओल्ड एज, लॉन्ग एज, यस और नो, तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एबनॉर्मल ऑकरेंस, बाढ़ आ गई, आग लग गई ना, कल ही असेट खरीदा था, आज बाढ़ आ गई, असेट बह गई, या फिर उसमें पानी घुस गया, खराब हो गई, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल ऑकरेंसेस। इसकी वजह से भी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, यस और नो? सो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेप्रिसिएशन। चलो देखो, तो ये हमने देखा है क्या मुन्ना, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, ध्यान देना। एक बच्चे ने बोला, प्लीज ध्यान देना, सर इफ एनी गेट बैंड सो व्हाई कांट इट बी लॉस। बेटा देखो, अब वो लीगल चेंजेस की वजह से बैन हुई, और अगर आप उसे लॉस बोलोगे तो कहीं ना कहीं आप लॉ की भी तौहीन कर रहे हो। देखो, मैं आपने जो एक बच्ची ने सवाल पूछा, सिर अगर कोई एसेट बैन हो गई तो उसे लॉस बोल दो ना। देख, लॉस बोलना क्या, या उसको राइट ऑफ करके P&L के डेबिट में डालना क्या, अल्टीमेट इफेक्ट सेम है। लॉस बोलना मतलब डायरेक्ट खुली चप्पल भिगा के कीचड़ में उसके मुंह पे मारा, और राइट ऑफ करना मतलब वही चप्पल मखमल के कपड़े में लपेट के उसके गाल पे मारा, यस और नो? अल्टीमेट रिजल्ट सेम आने वाला है। समझ में आया? इसलिए लॉस मत बोलो। मेरे यहाँ पे कोई स्टाफ काम करता है, मेरे यहाँ पे ड्यूटी जब वो कर रहा था तो काम करते समय उसके हाथ में लग गई, मैं उसको मरहम पट्टी करवाने हॉस्पिटल में लेके गया, तो मेरा खर्चा आ गया 2,000। उस 2,000 को अगर मैं उसी को बोलूँगा ये मेरा लॉस हो गया, तो उसको कितना बुरा लगेगा, यस और नो? इसको लॉस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, यस और नो? दोनों केस में P&L की डेबिट में जाएगा, बट सिर्फ शब्दों का फर्क है, यस और नो? तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको सर्टल लैंग्वेज बोलते, लॉ की लैंग्वेज में आपके। जैसे मैं आपको बोलाऊं, आओ कभी घर पे आओ, बैठो, इसे अपना ही घर समझो, तो जैसे मैंने बोला इसे अपना ही घर समझो, आपने बोला सर ये रजिस्ट्री पेपर है, चलो साइन करो इस पे। मैंने बोला भाई ये सर्टल लैंग्वेज है, प्यार से बोला जाता है इसे अपना ही घर समझो का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने नाम पे करवा लोगे, यस और नो? तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वर्डिंग्स, ठीक है, ध्यान देना। अल्टीमेट इफेक्ट सेम आने वाला है। उसके बाद इट इंडिकेट्स द डिम्यूनेशन इन द सर्विसेज इन द सर्विस पोटेंशियल ऑफ दैट असेट। वो असेट का सर्विस देने का पोटेंशियल कम हो रहा है, वो असेट की यूटिलिटी कम हो रही है, वो असेट का यूजफुलनेस कम हो रहा है, और जितने से वो अमाउंट कम हो रहा है वो हम लोग कहाँ चार्ज कर रहे हैं, रेवेन्यू में, प्रॉफिट के अगेंस्ट। इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ द वैल्यू, बट लॉस बोल के नहीं दिखाएंगे, इट इज नॉट एक्चुअल लॉस। ये एक्चुअल लॉस नहीं है। एक्चुअल लॉस क्या होता है रे बेटा, जहां पे आपके जेब से कैश या असेट एक्चुअल में चली गई, यहां पे जा रहा है कैसा कुछ, नो, इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट। डिप्रिसिएशन ये क्या है, एक एडजस्टमेंट। क्यों करते हैं, अगर आपने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो आप सारे खर्चे कहीं ना कहीं आपके बुक्स में नहीं दिखाओगे। डिप्रिसिएशन इज वन ऑफ द खर्चा। जब तक आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, इसका मतलब आपने सारे खर्चे चार्ज नहीं किए। जब तक आप सारे खर्चे चार्ज नहीं करते हो, तब तक आपके बुक्स के अंदर में जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑपरेटिंग रिजल्ट नहीं है, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। सो इसीलिए डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है। ये एक्चुअल लॉस नहीं है, ये एक्चुअल आउटफ्लो नहीं है, इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट। आगे, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट अजम्पशन। अजम्पशन तो है भैया, बहुत है इसमें। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक कार खरीदा 10 लाख रुपए का, उसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल, बोलो ऑन एन एवरेज हर साल कितने से डिप्रिसिएट होगा,
डिप्रिसिएशन हो जाएगा पर एनम हर साल 2 लाख रुपए। अब वही कोई कंजूस आदमी है, उसने उसी 10 लाख की कार को यूज किया 20 साल तक। बोलो हर साल कितना यहाँ पे 1 ईयर का कितना हो जाएगा बेटा? 50,000। सेम कार, सब कुछ सेम है। ये इंसान सोच रहा है मैं 20 साल यूज करूंगा। क्या अजम्पशन लिया उसने? यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स। मैंने क्या अजम्पशन लिया? यूजफुल लाइफ 5 ईयर। मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल यूजफुल लाइफ उसके अलावा, भगवान के अलावा कोई बता सकता है क्या? नो। सो हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में जब भी डिप्रिसिएशन निकालते, हम लोग अंदाज लगाते हैं। पहला अंदाज, यूजफुल लाइफ हम लोग अंदाज लगाते, 5 साल रहेगी, 7 साल रहेगी, 8 साल रहेगी। अब वो बोलते ना इस असेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है, किसने देखा? 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, अंदाज है। इसीलिए ये भी एक चीज है कि ये एस्टिमेटेड है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट? हमारे अकाउंटिंग के एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, परिस्थिति की विडंबना है, लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग है कि हमारी अकाउंटिंग में हम लोग जो सोचते हैं ना मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट आया, वो कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमने बहुत सारी जगह पे अंदाज यूज किया है। यूजफुल लाइफ में अंदाज, डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते समय कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, अंदाज। हम लोग अंदाज लगाते हैं ना, 10 लाख की एसेट है, 10 साल बाद ये एसेट शायद 2 लाख में बिकेगी। किसने बोला 2 लाख में बिकेगी? कम में नहीं बिक सकती है, बट हमने अंदाज क्या लगाया? 2 लाख। दूसरा अंदाज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तीसरा अंदाज, आपने सोचा इस साल शायद 2 लाख रुपए डूब जाएंगे, तो आपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगेन अंदाज। कितनी जगह पे हम लोग अंदाज यूज करते हैं। तो आप जो अंदाज लगाते हो, एंड अंदाज गलत भी हो सकता है ना, यस और नो। इसीलिए हमारे अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो काफी जगह पे हमने एस्टिमेशंस यूज किए हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एवरी अकाउंटिंग सिस्टम इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि एक्चुअल कोई बता सकता है क्या? यस और नो। सो अजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक इफेक्टिव यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू, ये सब क्या है? अज्यूम करते हैं, अंदाज हम लोग लगाते। एक बच्चे ने बोला सर सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दो। असेट का सर्विस पोटेंशियल डिम्यूनेट हो रहा है, कम हो रहा है, बरोबर ना? ये सब डिप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे। जैसे ऋतिक रोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाइटेड है, टॉल, लाइक ग्रीक गॉड, घुंघरालू बाल, गोरा, अच्छा, हट्टा कट्टा, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वैसे ही ये डिप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यस और नो। डिप्रिसिएशन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। डिप्रिसिएशन की वजह से असेट का सर्विस पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है। डिप्रिसिएशन बेसिकली इट इज द एस्टिमेटेड लॉस, नॉट एक्चुअल लॉस। समझ में आया हम लोग क्या देख रहे हैं? उसके बाद इट इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेशन एंड नॉट वैल्यूएशन। हमने देखा था क्या पहले दिन? डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ यूज डिप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक असेट है, उसकी कॉस्ट 10 लाख है, 5 साल चलेगी, तो हर साल उसकी कितनी कॉस्ट हम लोग बाइफरकेट करेंगे? 2 सो इस 10 लाख की कॉस्ट को मैंने बाइफरकेट कर दिया, अलोकेट कर दिया, और इसी 2 लाख को आप लोग क्या बोलते हो प्यार से? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, बरोबर है ना? ये तो है जो मैंने इंग्लिश में बोला वहां पे डायग्राम में लिख दिया। उसके बाद इट अराइजेस मेनली फ्रॉम द इंटरनल कॉज। एक्सटर्नल कॉज बहुत कम है, मेजरली डिप्रिसिएशन जो आता है वो मेजर इंटरनल कॉजेस की वजह से। बाढ़ आ गई अचानक, कितने चांसेस कम है? सरकार ने कोई एसेट बैन कर दी, चांसेस बहुत कम है। मेजर जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, हम लोग एसेट को यूज कर रहे हैं, वेयर एंड टेयर हो रहा है, इसकी वजह से आ रहा है ना। इसीलिए एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, डिप्रिसिएशन का मेन कॉज क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल, और तीसरा बोथ ए एंड बी। तो मेन कॉज इज इंटरनल। 99% बच्चा लिखता है बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसको याद रहता है ना कुछ एक्सटर्नल कॉजेस, डिमांड चेंज हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, लॉ ने बैन कर दिया, तो बच्चे को याद आता है एक्सटर्नल भी था, इंटरनल भी था, और बच्चा क्या टिक करता है एग्जाम में? बोथ ए एंड बी। बट वहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मेन कॉज पूछा है, मेन कॉज। सिर्फ कॉज पूछा रहता तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आता, बट मेन कॉज पूछा है, MAIN, मेनली बिकॉज ऑफ इंटरनल रीजंस, इंटरनल फैक्टर्स, यस और नो।
होशियार बच्चा ये चीज लिख लेता है और आप सब लोग होशियार हो, ऐसा मैं मानता हूं। क्या मैं गलत हूं क्या? क्या मैं गलत हूं क्या? नहीं ना? तो लिखो मेन कॉज क्या है? इंटरनल फैक्टर्स। डिप्रिसिएशन मेनली अराइज फ्रॉम द इंटरनल फैक्टर्स। डन। और उसको हम लोग डिप्रिसिएशन को एक्सपेंस बोल के ट्रीट करते हैं, जैसे बाकी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, सैलरी, अपना रेंट दे रहा हूँ, ऑक्ट्रा दे रहा हूँ, वैसे ही डिप्रिसिएशन को भी वैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं, बट उसकी वजह से कैश नहीं जाती। बट आपने इतने लिखना बस, मेनली बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। डिप्रिसिएशन ऑन एनी पर्टिकुलर एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द वर्किंग लाइफ। हाँ, ये तो हमें भी मालूम है, डिप्रिसिएशन क्या है, उसके यूजफुल लाइफ तक ही हम लोग रखेंगे, उसके बाद नहीं। चार्ज ऑन द टेंजिबल फिक्स एसेट, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंटेंजिबल के लिए डिप्रिसिएशन वर्ड नहीं, उसके लिए क्या है बोलो? एमोर्टाइजेशन। इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया? चार्ज ऑन टेंजिबल, क्योंकि इंटेंजिबल के लिए क्या है, देखो आगे दिया है गुडविल, क्या है बेटा? अमोर्टाइजेशन, बराबर। तो टेंजिबल एसेट डिप्रिसिएट होती है, इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज होती, बराबर। और कोई एसेट नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से, लीगल चेंजेस की वजह से यूजफुलनेस कम हो गई तो वो ऑब्सोलीट होती है। ओहो, डिप्रिसिएट, अमोर्टाइज, ऑब्सोलीट। डिप्रिसिएट टेंजिबल फिक्स एसेट, अमोर्टाइज इनटेंजिबल एसेट। या फिर कोई भी एसेट अगर लीगल चेंजेस, नई टेक्नोलॉजी की वजह से अगर यूजफुलनेस खत्म हो जाता है तो वो क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई। यस और नो? आ जाओ। ऑब्जेक्टिव, वाई डिप्रिसिएशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बोलो तो बेटा वाई डिप्रिसिएशन। मुन्ना ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्रिसिएशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं सारी चीजें आपको पहले दिन से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो भी सब लिखवा के दे रहा हूं, तो प्लीज आप लिखना बेटा। डन। ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्रिसिएशन का? क्यों, वाई, कारण, उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या जरूरत है, मेजर। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स है बेटा। पहला, टू फाइंड आउट करेक्ट इनकम। दूसरा, टू फाइंड आउट ट्रू फिनेंशियल पोजीशन। To find out correct cost of production, and it helps in replacement of asset at the end of its useful life. It helps in replacement of the asset at the end of its useful life. सर कैसे मदद करता है जरा बताना तो। By set apart cash और funds। सेट अपार्ट मतलब साइड में निकालना। सर साइड में कैसे निकालता है? देखो तो जरा, डिप्रिसिएशन की वजह से आपका प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन आपकी कैश कम नहीं हुई। सो डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हो गया लेकिन कैश कम नहीं हुई। सो कैश ज्यादा दिख रही है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो ये जो एक्स्ट्रा की कैश है ना, एक्स्ट्रा की कैश जो है ना, मुझे एक बात बताओ, 10 लाख की एसेट है, 5 साल यूजफुल लाइफ है, हर साल का डिप्रिसिएशन कितना है? 2 लाख, बरोबर है। हर साल का डिप्रिसिएशन कितना है? 2 लाख। अब आपने पहले साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख से आपका प्रॉफिट कम हो गया लेकिन कैश कम हुई क्या? नो। सो आपके कैश बॉक्स में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। और 1 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, अब कैश बॉक्स में कितने एक्स्ट्रा दिख रहे हैं? 4 लाख। और 1 साल का 6 लाख।
सो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आपके पास कितने एक्स्ट्रा दिखेंगे? 5 साल बाद 10 लाख। यस, खेल खत्म। 5 साल बाद पुरानी असेट स्क्रैप कर दो और वो जो एक्स्ट्रा की कैश है उससे नई असेट लेके आ जाओ। मदद किया ना आपको रिप्लेस करने के लिए? सो डेप्रिसिएशन हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएबल असेट। यस और नो? कैसे? डेप्रिसिएशन फंड साइड में निकाल के रखता है। डेप्रिसिएशन फंड पैदा नहीं करता है। डेप्रिसिएशन कैश जनरेट कर रहा है क्या? नो, वो सिर्फ कैश को साइड में निकाल रहा है। यस और नो? जैसे आपकी मम्मी पैसे कमाती है क्या? नो, लेकिन वो आपके पापा के कमाए हुए पैसे को साइड में निकाल के रखती है। और जिस दिन घर पे कोई बड़ा खर्चा आता है तो पापा मम्मी को पूछते हैं कुछ है सेविंग्स? मम्मी बोलती देखा, अच्छा हुआ मैं थी आपके जिंदगी में, ये लो 10 लाख रुपए पड़े। वो 10 लाख मम्मी ने कमाए हैं क्या? नो, पापा की अर्निंग में से ही समय समय पे थोड़े थोड़े साइड में निकाल के रखे थे और वो फिर एक दिन बहुत बड़ी अमाउंट हो गई तो आपको फ्यूचर में असेट यूज रिप्लेस करने के लिए हेल्प करता है। यस और नो? सो डेप्रिसिएशन इटसेल्फ कैन नॉट जनरेट द कैश। वो क्या करता है? कैश को सिर्फ साइड में निकालता है। यस और नो? क्लियर? सर कहां से साइड में निकाला? प्रॉफिट में से। देखो ना, प्रॉफिट कम हुआ लेकिन कैश कम नहीं हुआ। कैश साइड में निकाल के रखा है, कैश धंधे से बाहर नहीं गया। अगर कैश धंधे से बाहर गया रहता तो कैश भी कम हो जाता। कैश बिजनेस में ही है बट साइड में निकाल के रखा हुआ है। यस और नो? मेरा एक दोस्त है, जैसे मुझे दूर से दिखा हुआ आएगा और वो आने के बाद खर्चा करवाएगा, पार्टी लेगा। मेरे जेब में 10,000 रुपए थे, मैंने उसमें से 9,500 साइड में यानी अंदर के जेब में डाल दिए। बोला चल रे कंजूस, पॉकेट निकाल, पार्टी दे। मैंने बोला भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है। देख कितने दिख रहे थे पर्स में? 500 रुपए। 9,500 मैंने कहाँ रख दिए? साइड में। मेरे पास टोटल अभी भी 10,000 है लेकिन उसको दिखाने के लिए कितने हैं? 500 रुपए। समझ में आया क्या? तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन क्या करता है? एडजस्टमेंट है, साइड में कैश निकाल रहा है ताकि वो कैश से आप फ्यूचर में असेट रिप्लेस कर सको। राइट? चलो आगे। उसके बाद एक और है, इसकी वजह लिख लो। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एंड कंप्लायंसेस विद द लीगल एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल क्या चीज है रे बेटा? पहले कंप्लायंस लिख लो, कंप्लायंसेस, ये इजी है। कंप्लायंस क्या है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। आप जैसे रोड पे जाते हो, आप सिग्नल को क्या करते हो? फॉलो करते हो ना, कंप्लाई करते हो। लॉ को आप कंप्लाई करते हो। कंप्लायंसेस। एक और ये भी ऑब्जेक्टिव है ना। अगर आप डिप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया था ना, डिप्रिसिएशन इज द कंपलसरी एडजस्टमेंट। किराना दुकान हो, एनपीओ हो, आपका प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, सभी को कंपलसरी डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। मतलब ये कंप्लायंसेस है, लीगल कंप्लायंस है। सो डिप्रिसिएशन आप चार्ज करने के पीछे का एक उद्देश्य ये भी है कि आपको लॉ को भी कंप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद लास्ट वाला क्या बोल रहा है बेटा? देखो जरा, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। बरोबर है क्या? क्या होता है? देखो अच्छे से ध्यान देना। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कैपिटल हैज टू बी इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग द फिक्स असेट। The values of such assets are gradually reduced due to their regular use and passage of time. Depreciation on the asset is treated as expired cost and it is matched against the revenue. It is charged against the profit. If it is not charged, profit will remain inflated. This will cause a capital erosion. मतलब क्या है बेटा? प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। कैपिटल मेंटेनेंस लिख लेना, कैपिटल मेंटेनेंस लिख देना। देखो ध्यान देना, अब आप सभी लोगों को मालूम है, प्लीज ध्यान देना कि जब भी आप कोई, मतलब प्लीज ध्यान देना, डिप्रिसिएबल असेट खरीदते हो तो डिप्रिसिएबल असेट के लिए आपका अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल और अच्छा खासा पैसा लगता है। डिप्रिसिएबल असेट सस्ती नहीं आती है। रेवेन्यू एक्सपेंस होता तो कम में काम हो जाता। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका हो गया है। बरोबर है? अब आप क्या करते हो? धीरे धीरे आपको उसे राइट ऑफ करना है। बरोबर है? डिप्रिसिएशन के नाम पे। अब अगर आप वो राइट ऑफ नहीं करोगे तो आपके बुक में वो असेट कितने की दिखेगी? उतने की जितने की खरीदी थी। एक्चुअल में है क्या उतने की? रहेगी क्या उसकी वैल्यू? नो। आप लोगों को आपका कैपिटल भी मेंटेन करना है। धीरे धीरे आपको उस असेट को
राइट ऑफ करना ही होगा। अब ध्यान देना, धीरे धीरे राइट ऑफ करना होगा। मुन्ना प्लीज ध्यान दे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसा समझो इस ब्रह्मांड में, 2 मिनट के लिए ऐसा समझना इस ब्रह्मांड में डिप्रिसिएशन नहीं है। चलो बताओ तो जरा, अभी मैंने BMW कार परचेस किया, कितने का? 70 लाख का, और मेरे पास यही एक कैपिटल था, 70 लाख की कार। मेरा कार भाड़े से देने का बिजनेस था ना, हो गई बैलेंस शीट टैली, बराबर है। अब 70 लाख रुपए। अब अगले साल क्या हुआ मुन्ना प्लीज ध्यान देना, डिप्रिसिएशन है नहीं इस दुनिया में। BMW कार P&L के डेबिट में पूरा डिप्रिसिएशन 70 लाख आपने चार्ज कर दिया। क्या हो गया? एक साथ आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो गया। क्या ये सही है क्या? देखो कैपिटल मेंटेनेंस में लिखा था रेवेन्यू मैचिंग, क्या ये मैचिंग के हिसाब से है क्या? इसको एक साथ आपने पूरा राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, इसको आपने डिप्रिसिएट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। 10 साल यूजफुल लाइफ है तो थोड़ा थोड़ा। अब बोलो, इससे कहीं ना कहीं आपका कैपिटल भी मेंटेन्ड है कि नहीं? एक साथ अगर आप पूरा राइट ऑफ कर देते थे, अगर डिप्रिसिएशन ना होता तो वो असेट पूरी एक साथ राइट ऑफ हो जाती, कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट कहां आता था? कैपिटल पे। डिप्रिसिएशन है इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो कैपिटल पे भी थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट हो रहा है। हमारा कैपिटल भी मेंटेन्ड है, यस और नो? तुम सोचो ना, अगर डिप्रिसिएशन नहीं होता तो पूरी एसेट की कॉस्ट एक साथ चार्ज कर देते हम लोग P&L के डेबिट में। डिप्रिसिएशन है इसलिए हम लोग तीन का उसके यूजफुल लाइफ पे चार्ज करते। एक साथ P&L के डेबिट में बड़ा खर्चा लिख देना मतलब उस P&L की कमर टूट जाना, और P&L की कमर टूट गई मतलब लॉस हो गया, और लॉस जाके किसको त्रास देता है रे? कैपिटल को। तो डिप्रिसिएशन की वजह से कहीं ना कहीं आपका कैपिटल मेंटेन है ना भाई, तू त्रास दे, थोड़ा थोड़ा देना हर साल 7-7 लाख का, मैं भी मेंटेन रहूंगा। सोचो कभी कभी आप आपके मॉम डैड को बहुत परेशान करते हो, तो वो क्या बोलते हैं कि यार आज के दिन ही इतना परेशान करना है, थोड़ा थोड़ा करो ना, रोज कुछ नहीं होगा। बट बच्चे एक ही दिन परेशान करते हैं, क्लास में, स्कूल, कॉलेज, इसमें कोई बड़ा कांड कर दिया तो उस दिन परेशानी हो जाती है ना घर पे। पापा भी जॉब पे जाते नहीं है, आप आपकी मम्मी पापा हॉल में बैठे सोफे पे, अंदर से दरवाजा बंद है ना, और कोई आपके दोस्त का भी फोन उस समय बज जाता है, तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि आपने एक साथ बहुत बड़ा त्रास दिया। हाँ, रोज थोड़े थोड़े त्रास देते हो तो रूटीन लाइफ उनकी भी चलते रहती है मेंटेन। एक ही साथ बड़ा त्रास दे दिया तो उनकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो गई। समझ में आ रहा है क्या? तो डिप्रिसिएशन की वजह से आपका कैपिटल कहीं ना कहीं मेंटेन्ड है। समझ में आ रहा है? मैंने जो बताया वो समझा बेटा सभी को? सो डिप्रिसिएशन की वजह से मेंटेन्ड है, बैलेंस्ड है, मैचिंग प्रॉपर चल रहा है। अगर डिप्रिसिएशन नहीं होता, पूरा एक साथ चार्ज कर देते तो इम्पैक्ट कहाँ पे आता था? कैपिटल पे। कैपिटल मेंटेन रह सकता था क्या? नो। इरोज हो जाना है ना, कम हो जाना। इरोजन मतलब एकदम से कैपिटल कम हो जाएगा, जो कि गलत है ना, यस और नो? मैचिंग कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं करेगा। क्लियर? पक्की बात? सो ऑब्जेक्टिव के ये 5 वर्डिंग्स ध्यान रखना है ना, ये जो है ना 5 नहीं 6, 1 2 3 4 5 6। आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा मालूम है इस पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, यस और नो? या फिर डिप्रिसिएशन कैश पैदा करता है कि कैश साइड में निकालता है? साइड में निकालता है, सेट अपार्ट। डिप्रिसिएशन इटसेल्फ कैन नॉट जनरेट अ कैश, यस और नो? क्लियर? पक्की बात? चल उसके बाद मुन्ना ध्यान दे दो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन है ना। कुछ मेथड्स है, सिंकिंग फंड है, एन्यूटी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। फिक्स इंस्टॉलमेंट का ही एक नाम क्या है? SLM। इसी का एक और नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी का एक और नाम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। भाई साहब, इसी का एक और नाम हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड, इसी का एक और नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। शाम तेरे कितने नाम? 1 2 3 4 5। कितने नाम? 5। डोंट वरी, लिखो मत, मैं ये सारी मेथड 1 बाय 1 एक एक पूरी शिद्दत से लूंगा, क्यों, कैसे और काय को। इस मेथड के ऊपर डिप्रिसिएशन के एक प्रैक्टिकल MCQ फिक्स है, या फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको 4 नंबर का दे देंगे और आपको आंसर उसका टाइप करना रहेगा, यस और नो, है ना, सॉल्व करके। देन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसी को प्यार से WDV और डिमिनिशिंग वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस। सम ऑफ ES डिजिट मेथड SYD,
सम ऑफ ईयर्स डिजिट SYD। डबल डिक्लाइनिंग, अरे डबल डेकर सैंडविच जैसा लग रहा है, प्लीज ध्यान देना। क्या होता है डबल डिक्लाइनिंग मेथड? असेट सिंगल शिफ्ट में नहीं यूज हो रही, यहां पे डबल शिफ्ट में यूज हो रही है। असेट जिस तेजी से, जिस रफ्तार से डिप्रिसिएट होना चाहिए था ना, उससे ज्यादा की रफ्तार से डिप्रिसिएट हो रही है। असेट जिस रफ्तार से डिप्रिसिएट होना चाहिए था, उससे ज्यादा की रफ्तार से डिप्रिसिएट हो रही है। डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों शिफ्ट में असेट चल रही है। अब बताओ उस असेट के लिए जो हम लोग आज तक डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे सिंगल शिफ्ट वाली असेट का, उतना ही चार्ज करना सही रहेगा क्या? ये तो गलत है ना, मैचिंग मैचिंग नहीं है। तो वहां पे कौन सी मेथड यूज करेंगे? डबल डिक्लाइनिंग। देखेंगे सारी मेथड यूज के हिसाब से। वर्किंग आवर्स मेथड, इसी को प्यार से मशीन आवर मेथड भी कह देते हैं। माइलेज मेथड, डिप्लेशन यूनिट मेथड, इसी को प्यार से प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी कह देते हैं। देन रिवैल्यूएशन मेथड एंड रिपेयर्स प्रोविजन मेथड। रिवैल्यूएशन रिपेयर्स प्रोविजन दोनों एक किससे रिलेटेड, ध्यान देना। रिवैल्यूएशन और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ये समय की नजाकत की वजह से। आप सभी को मालूम है कि असेट जैसे जैसे यूज करते, आपको उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हर अगले साल बढ़ता जाएगा। तो एक काम करो ना, जब आपको पता है, ये सही बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे असेट जूनी होती है, पुरानी होती है, उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है। जैसे जैसे असेट पुरानी होगी, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा, मतलब फ्यूचर में रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा लगने वाला है। तो क्यों ना कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता था, याद आ रहा है क्या? कंजर्वेटिज्म बोलता था फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो फिर ये रिपेयर्स प्रोविजन मेथड है, इसके अंदर में हम लोग डिप्रिसिएशन और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए क्या क्रिएट कर लेते हैं? प्रोविजन। उसमें रिपेयर मेंटेनेंस को भी हम लोग कंसिडर करते हैं लाइक डिप्रिसिएशन। यस और नो? देखेंगे कैसा है भाई साहब। इतनी सारी मेथड्स है, ये सिर्फ नाम है, इसमें की काफी सारी मेथड हम लोगों को पढ़नी है। बाय द वे मेथड अकाउंटिंग की है कि अमाउंट कैलकुलेट करने की है? अमाउंट कैलकुलेट करने की है ना, ये अकाउंटिंग की मेथड नहीं है। कोई 11th स्टैंडर्ड में होगा आपका छोटा भाई बहन, या आपके सोसाइटी गली नुक्कड़ पे कोई छोकरा है छोकरी, उसको नहीं रहा डिप्रिसिएशन पढ़ रहा है तू, चल बोल मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? वो क्या बोलेगा? SLM और WDV। एक कान खींच नहीं देना उसको, नहीं इधर आ, बैठ यहाँ पे लिख, है ना। आप तो बड़े हो ना, अब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो आपके बिल्डिंग सोसाइटी में अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे आप कोई करता होता था पहले जब आप छोटे थे, तो आप जैसे ही वो दिखा, भैया कौन सा कोर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या फायदा है, वैसे ही अब आप उस लेवल पे आ गए हो, तो आपको भी कोई ना कोई छोटा बच्चा है बच्ची मिलेगा कि नहीं, तो आप भी उसको गाइड करना। चल पहले मैं अभी वैसे नहीं बताता हूँ बोलने में, मैं पहले तेरी टेस्ट लूंगा, तो उसको बिठा करके पूछने का और उससे लिखवा के लेना, और बहुत मजा आता है, सुकून मिलता है। बोला आप, मैं मेरे घर पे जो बच्चे हैं ना, उनसे मैं बहुत मेहनत करवाता हूँ, लिखने बोलता हूँ एक ही चीज 4-4 5-5 बार, मतलब ऐसा बोलते हैं किसी को एक्सप्लॉइट करते तो मजा आता है, तो क्योंकि मैं भी एक्सप्लॉइट हुआ हूँ ना, मुझे भी मेरे बड़े भाई चाचा वगैरह लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, तो मैं भी, अब कोई बच्चा है चल लिख 10 बार लिख, क्या संडे खेलने जाना है चाचा मेरे को, रुक जा बाद में खेलने, चल पहले लिख इधर। तो मैं अगर हॉल में बैठा रहा तो मेरे भैया की लड़की रूम से बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही बैठी रहेगी, और वो बोलती है जैसे चाचू गए तब मैं चुपचाप जाऊंगी। मम्मी बोलती क्यों रे बेटा? नहीं वो चाचू अब भी बाहर गई तो चाचू मेरे को 1 घंटा जाने नहीं देंगे, मेरे को बुक लाके बोलेंगे ड्राइंग निकाल, पेंटिंग कर, ये कर वो कर। अब मेरी भी इच्छा थी ना मैं भी किसी को कुछ बोलूं, मैंने आस-पास भी गालियां खाई है, मैं दूं किसको? तो भैया की लड़की है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, जब भी आई ना चल बैठ, ला तेरी बुक्स ले गया, कितने सब्जेक्ट है, क्या नाम है टीचर के, चल यहाँ पे लिख करके बता। तो ऐसा बोलते रहते। तो आप लोग भी क्या करना, जो 11th में 12th में कोई बच्चा रहेगा ना, बोलना इधर चल बता डिप्रिसिएशन पढ़ा टॉपिक, चल फॉर्मूला लिख सारे लिख। तेरे को जानना है ना CA CS कैसे करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, आगे हमारी कमाई कितनी होती है, तो उनकी बहुत वो फ्री फंड में श्रीखंड मत लेके जा, बोलो मैं तेरे को सब बताऊंगा, लेकिन पहले तू मेरे को बता तू क्या पढ़ रहा है। समझ में आया क्या? तो मजा आता है थोड़ा सा, है ना, ऐसी पार्ट टाइम एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं इसको, क्योंकि अपने लाइफ में कॉलेजेस कहाँ हैं यार, अपने लाइफ में कॉलेज के मजे है क्या, रैगिंग किसकी लेंगे? तो ऐसे ही छोटे मोटे जो एकदम कौले काकड़ी मिलती रहती है उसको पकड़ने का और छिल देने का, है ना, तो अच्छी रैगिंग है। उसके माँ बाप भी मना नहीं करेंगे आपको, बोलेंगे नहीं वो जो बोल रहा है कर चुपचाप बैठ इधर ही। यस और नो?
सो कॉलेज होना चाहिए था इन प्रोफेशनल कोर्सेज का भी, नहीं है। अच्छा ये AS6 था पहले, अब इसको रिप्लेस कर दिया AS10 ने, यस और नो? छोटे बच्चों की जान, बेटा आप भी छोटे थे तब कहीं ना कहीं आपको भी ये जो CMA के बारे में जिस किसी ने बताया होगा, अब आप सोचते होगे ना कि एक बार मिल जाए वो सिर्फ 5 मिनट के लिए, कर रहे हो ना। पर अब एक बार आप इस रास्ते में आ गए, नो एंट्री है, अब रिवर्स नहीं जा सकते। रिवर्स गए तो दुनिया पीछे ताने लेके खड़ी है, नारियल हाथ में है, सब आपके सर पे फोड़ने वाले हैं, तो अब रिवर्स जाना पॉसिबल नहीं है, ये वन वे है भैया, यस और नो? आ जाओ। सो ये रिप्लेस किसने किया? AS10 ने। इसका नाम क्या है? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पढ़ा है क्या हमने ये? और आगे देखो, आर जनरली नोन एज, ये भी बोला था क्या PPE क्या है बेटा? टेंजिबल, बरोबर है क्या? और अगर इंटेंजिबल होता तो उसके लिए कौन सा है? ये भी आज ही बताया, AS26 इंटेंजिबल असेट। और ये क्या बोलता है? कोई भी इंटेंजिबल असेट 10 साल से ज्यादा के लिए आप शो नहीं कर सकते। ये थ्योरी पार्ट हम लोग अभी नहीं देखेंगे, अभी आ जाओ, अभी हम लोग रुक जाएंगे। वाओ, कल हम लोग सारी मेथड का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। डन? सो कल हम लोग बहुत सारी मेथड सॉल्व करेंगे। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना। एग्जाम में डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिक्स है। MCQ आए तो 3-4 है, MCQ वाले पार्ट में, सेक्शन AB में आए तो, और CD में आया जहाँ पे आपको सॉल्व करके आंसर लिखना है, यस और नो, तो उसके अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो 4 नंबर के लिए, यस और नो। सो डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने बचपन में जो डेप्रिसिएशन पढ़ा था CMA फाउंडेशन में, आपने उसमें सिर्फ 2 मेथड देखी थी मुन्ना। कौन सी 2? SLM और WDV। यहाँ पे 6-7 मेथड है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बचपन में आपने चेंज इन मेथड के ऊपर भी ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, यहाँ पे चेंज इन मेथड भी है। सो एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, अच्छे से ध्यान दें। अच्छा, इनिशियली अभी मैं मॉड्यूल से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चिंता मत करना आप लोग। सारी चीजें जो मैं समय पे आपके हाथ में जब नोट्स आ जाएगी तो सारी चीजें उसमें से भी क्लियर हो जाएगी। सर मॉड्यूल के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए ये नोट्स में भी रहेंगे ना? हाँ बेटा रहेंगे, आपको मॉड्यूल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी अगर नोट्स आपके हाथ में एक बार आ जाती है तो।